हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में सिखाने वाला हूँ और यकीन रखिए कि वर्ब पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। बगैर वर्ब पर कमांड हुए आप अच्छी इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और ये चीज़ साथ में कि इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा समझने की ज़रूरत है और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वालों के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो बहुत बेसिक लेवल का नहीं है। हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, पहले मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। और इस ग्रामर पर और वर्ब के बारे में अच्छे से अगर जानकारी चाहिए तो आप कृपया करके वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना कई पॉइंट्स इसमें मिस हो जाएंगी। देखिए, हम इस वीडियो में जो आपको सिखाने वाले हैं वर्ब्स के बारे में सिखाएंगे, यानी क्रियाएं के बारे में सिखाएंगे। और जो वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, क्या चीज़ होता है मेन वर्ब, आप उसको लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। यानी मेन वर्ब का ही नाम आपका है लेक्सिकल वर्ब है या तो प्रिंसिपल वर्ब है। तो अगर कोई आपको चाहे लेक्सिकल वर्ब कहे या प्रिंसिपल वर्ब कहे या मेन वर्ब कहे तो ये तीनों एक ही चीज़ है, कुछ भी नाम से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिखाऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। हम ये चीज़ें क्यों सीखेंगे, अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको नहीं पता है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो हम इनको भी सीखेंगे और साथ में आपको फाइनाइट वर्ब सिखाने वाले हैं कि फाइनाइट वर्ब कहाँ पर यूज़ होते हैं, फाइनाइट वर्ब में कौन कौन आते हैं। साथ में आपको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताएंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो आपके इन्फिनेटिव आता है, पार्टिसिपल आएगा, जीरंड आएगा, इन चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाहे आप एक्सिलरी वर्ब कह लें या फिर हेल्पिंग वर्ब कर लें, तो ये भी आपका वर्ब ही हुआ ना। तो हम आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों वो मैं सिखाऊंगा, और साथ में एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हमारे जीवन में किस तरह प्रयोग करने वाले हैं, मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। इसकी एक्चुअली कैटेगरी हम करते हैं। पहले कैटेगरी में आपका प्राइमरी एक्सिलरीज आएंगी और दूसरे कैटेगरी में आपके मॉडल एक्सिलरीज आएंगी। तो प्राइमरी एक्सिलरीज में क्या आता है वो चीज़ सिखाया जाएगा, और साथ में मॉडल एक्सिलरीज में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है और रेगुलर वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या है यानी एक्शन वर्ब भी आप कह सकते हैं, कॉपलर वर्ब क्या होता है, ये चीज़ भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको वर्ब पर कमांड होना ज़रूरी है। और अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या ग्रामर को आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो इसको समझना, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो समझते हैं कि वर्ब क्या होता है कि वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य या फिर भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये हमें एक वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो वर्ब हमारा होता क्या है कि हमारा वर्ब एक शब्द होता है जिसका प्रयोग हम करेंगे कुछ कार्य यानी कोई काम होगा। ये काम तो उसमें नहीं होगा लेकिन भावना होगा, कुछ फीलिंग होगा, तो हम उस भावना को प्रकट करने के लिए भावना बताएंगे, वो भी हमारा वर्ब में आता है। या वर्ब तो नहीं होगा लेकिन अस्तित्व के बारे में बताएंगे, आपको होने के बारे में बताएंगे, एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे, तो अस्तित्व के बारे में बताएंगे, वो भी हमारा वर्ब भी आता है। तो अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या हुआ, ये हमें वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। इस तरह समझ लीजिएगा, अ वर्ब is a word that describes an action, an event or a state of being। और मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि he reads a book, राजू eats sweets,
I feel cold. दशरथ was a great king. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के दो प्रकार होते हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। और मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में हो सकता है कि सारी बात आपको डायरेक्ट एक बार में समझ में ना आए, तो आप थोड़ा बैक होकर के देख सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस तरह से वीडियो आपके माइंड में बहुत क्लियरली आ जाएगा। हाँ, तो आप याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर क्लासेस में बांटा जाता है, यानी जो हमारा वर्ब होगा उसको दो हिस्से में उसको बांटा जाएगा। पहला हिस्सा क्या रहेगा, मेन वर्ब कह लीजिएगा, या चाहे प्रिंसिपल वर्ब भी या लेक्सिकल वर्ब कहिएगा। यानी जो हमारा वर्ब होगा हम उसको दो कैटेगरी में बांटने वाले हैं। पहली कैटेगरी क्या तुम्हारी हो जाएगी, मेन वर्ब, चाहे मेन वर्ब कह लें या फिर कह लें प्रिंसिपल वर्ब, या प्रिंसिपल वर्ब ना कहें तो आप कैसे ना लेक्सिकल वर्ब। ये वर्ड मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आपका कोई अगर वर्ड प्रयोग करता है कि लेक्सिकल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है, तो अगर ये तीन नाम याद करता है तो कोई कंफ्यूज नहीं होता है। वही मेन वर्ब वही है, प्रिंसिपल वर्ब वही है और लेक्सिकल वर्ब भी वही है आपका। तो एक आपका ये हो गया। और दूसरा क्या है, एक्सिलरी वर्ब, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। दोनों का माना एक ही होता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब की सहायता करता है, वर्ब की हालत बताता है कि वर्ब क्या कर रहा है, किस कंडीशन में है। तो हमको पता चला कि वर्ब के दो फॉर्म्स होते हैं, यानी वर्ब के दो फॉर्म्स होने का मतलब है कि दो हिस्से में बांटा गया है, एक वर्ब को मेन वर्ब में और दूसरा बांटा गया है हेल्पिंग वर्ब में। अच्छा, मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स से समझते हैं मेन वर्ब के बारे में। जैसे आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुका था। तो इसमें जो आपका मेन वर्ब है वो आपका मीट का थर्ड फॉर्म मेट, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि मेन वर्ब के बारे में। तो मेट क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। हैड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, चाहे इसको आप हेल्पिंग वर्ब कर लीजिएगा या फिर एक्सिलरी वर्ब कह लीजिएगा, क्योंकि यह हैड आपके सिर्फ सहायता कर रहा है पास्ट परफेक्ट में बताने के लिए कि आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुका था। तो इसमें आपका मेन वर्ब क्या हुआ, मेट हो गया। आई वांट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। इसमें मेन वर्ब जो आपका है वांट है आपका, क्या दोस्तों, वांट है आपका मेन वर्ब है, क्योंकि हम इस एग्जांपल में मेन वर्ब को समझ रहे हैं। तो मेन को क्या हो जाएगा आपका वांट का वर्ड हो जाएगा मेन वर्ब। ही लिव्स इन मुंबई, इसमें मेन वर्ब क्या है, लिव्स आपका है मेन वर्ब। लिव, तो लिव्स क्यों हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसीलिए आपका हो गया ही लिव्स इन मुंबई। और लास्ट एग्जांपल है आपका कि दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो मेन वर्ब क्या हो रहा है, प्ले आपका खेलना, मेन चीज मेन काम आपका हो रहा है प्ले खेलना, तो आपको हो गया मेन वर्ब। अच्छा, हम समझते हैं कि हम मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे और मेन वर्ब के फॉर्म किस तरह से होते हैं। इसको फुल फॉर्म कहते हैं, जैसे कि टू गो, तो ये तो फुल फॉर्म में आपका लिखा जाएगा और कहा जाएगा। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, गो का मतलब जाना होता है। सेकेंड फॉर्म कहेंगे वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल गोन आपका हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कहना बहुत सही नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए से वर्ब की थर्ड फॉर्म कह दिया जाता है, वरना इसे सही कहना हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल कहना आपका सही होगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे कि बच्चों को समझाने के लिए बस बता दिया था कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लीजिएगा। तो जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने वाले हैं। इसी तरह आपका प्ले, तो प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपका मेन वर्ब ही हमेशा रहेगा आपका यहाँ पे जो दिख रहा है। और प्लेड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल प्लेड हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा प्लेइंग, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। मेन वर्ब, अच्छा मेन वर्ब की कोई सीमा नहीं है, कि मेन वर्ब की कोई सीमा नहीं है कि इसको स्टॉप कर सकें किसी जगह जा कर के, लेकिन इसकी अपनी एक पहचान है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तो कैसे पहचानेंगे, जो किसी भी अंग्रेजी शब्द के मीनिंग के अंत में ना आए तो मेन वर्ब का उदाहरण होता है। जैसे क्या है, गो,
तो गो मतलब जाना, तो जाना आखिर में ना आ गया, तरह आना, तो जो ये ना का वर्ड लग गया ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, कम मतलब आना हो जाएगा। खेलना प्ले, लेना टेक, खाना ईट, पीना ड्रिंक, लिव रहना, ये आप सबके ये मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब के बारे में वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो कि बेसिक से उसमें बताया गया था। तो चलिए मेन वर्ब को हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने कहा कि वो खाना पकाती, शी कुक्स द फूड, तो इसमें जो कुक हो रहा है पकाना, मेन वर्ब आपका ये है कि शी कुक्स द फूड, और उसने खाना पकाया था तो शी कुक्ड द फूड। तो ये कुक्ड जो आपका हो रहा है सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट की वजह से, ये आपका मेन वर्ब है। शी विल कुक द फूड, वो खाना पकाएगी, तो खाना पकाएगी, इसमें जो मेन वर्ब है आपका क्या हो रहा है, कुक हो रहा है। विल जो आपका है ये आपका एक्सिलरी वर्ब है, और एक्सिलरी वर्ब में आपका क्या होता है, एक प्राइमरी वर्ब होता है, एक मॉडल वर्ब होता है। तो विल आपका मॉडल वर्ब होगा, जो कि भी आगे मैं और आपको समझाने वाला हूं। और ये आपका हो, जिससे कहना वो खाना पका रही, तो कहेंगे शी इज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही है। इसमें मेन वर्ब क्या है, साथ में आप सोते जाइएगा कि मेन वर्ब क्या होता है। शी इज कुकिंग द फूड, मेन आपका क्या हो रहा है, मेन वर्ब कुकिंग, ये खाना पकाना जो कुक है, जो आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट आपका जीरन जो प्रेजेंट में आ गया है, शी इज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही है। कुकिंग आपका मेन वर्ब है, इज आपका मेन वर्ब नहीं है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो वर्ब की सहायता कर रहा होता है, कि वो खाना पका रही है, खाना पकाने की हालत इज का वर्ड बता रहा है। तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और आपका कुक आईएनजी फॉर्म लग करके वो आपका मेन वर्ब हो गया। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप कहेंगे कि वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है, मेन वर्ब कौन सा हो रहा है, कुकिंग आपका मेन वर्ब है आपका, और वाज क्या है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये सिर्फ सहायता कर रहा है, और ये बता रहा है कि पास्ट में वो काम हो रहा था, इसलिए वाज को आप क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब आप कहने वाले हैं। इसको मॉडल वर्ब भी नहीं कहते, कि मॉडल वर्ब में कैन कुड शुड वगैरह आते हैं, तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो वो खाना पका रही थी, इसी तरह आपने कहा कि वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही होगी, इसमें एलवीएम क्या है आपको बताना है। हाँ, कुकिंग आपका ये आपका जो है मेन वर्ब है आपका, और विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब है, कि शी विल बी कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही होगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल में करते हैं कि वो खाना पका चुकी है, तो क्या बोलेंगे, शी हैज कुक्ड द फूड। तो शी तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका बता रहा है, हेल्प सिर्फ कर रहा है, ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायता कर रहा है कि वो खाना पका चुकी है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, हालांकि पास्ट पार्टिसिपल कहना आपका ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा दुरुस्त होगा आपका। तो वो खाना पका चुकी है, वो खाना पका चुकी थी, कहेंगे शी हैड कुक्ड द फूड। इसमें आपका मेन वर्ब क्या है, या प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, या लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं, क्या है आपका थर्ड फॉर्म, जिसे यानी पास्ट पार्टिसिपल है, कि कुक्ड वो आपका मेन वर्ब है, और हैड अब क्या हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो इन एग्जांपल से आप अच्छे समझते जाइएगा कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जो हैड है आपका वो सहायता कर रहा है, इसलिए उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब उसको कह रहे हैं, और जो मेन है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल आपका है, तो आपका हो जाएगा शी हैड कुक्ड द फूड, वो खाना पका चुकी थी। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो खाना पका चुकी होगी, तो शी विल हैव कुक्ड द फूड, वो खाना पका चुकी होगी। मेन वर्ब क्या है इसमें, कुक्ड, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। विल हैव यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो सुबह से खाना पका रही है। शी हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है। हैज बीन आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज बीन यहाँ पे बता रहा है कि काम हो रहा है। कुकिंग आपका यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है यहाँ पर आपका।
और वो 10 बजे से खाना पका रही थी। शी हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस 10 o'clock। तो हैड बीन यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब आपको समझना है कि यहाँ पर जो आपका मेन काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, कुकिंग खाना पकाने का हो रहा है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब वो सुबह से खाना पका रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप कहेंगे शी विल हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना पका रही होगी। तो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा था कि मेन वर्ब क्या होता है और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो मेन वर्ब है उसको आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है इन सारे चीज़ में। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेन वर्ब्स के बारे में बता रहा था, और आपको समझना है कि मेन वर्ब्स के भी 2 प्रकार होते हैं। जो आपके मेन वर्ब होंगे उसके भी 2 प्रकार होंगे, या तो वो फाइनाइट वर्ब्स होंगे या फिर वो नॉट फाइनाइट वर्ब्स होंगे। कौन कौन से? जो मेन वर्ब आपके होंगे उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, या तो कौन से होंगे? फाइनाइट वर्ब्स होंगे, या फिर क्या होंगे? वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे। अच्छा चलिए हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ बदल जाता है, या अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ एग्री करता है। तो जो नॉन फाइनाइट हो जाएगा उसमें क्या आपका दोबारा समझ लीजिएगा कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, नंबर को देखेंगे, पर्सन को देखेंगे और टेंस को देखेंगे, कौन सा प्रेजेंट है कि पास्ट है, उसी के हिसाब से वो बदल जाते हैं। अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ या तो एग्री करता है, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए हम एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। जैसे कि आई एम अ प्लेयर, तो एम क्या हो रहा है यहाँ पर आपका? ये फाइनाइट वर्ब हो रहा है। इसे तो ये क्या हो रहा है? एम जो आपका हो रहा है ये एम बदल भी सकता है। जैसे कि हमने कहा कि यू आर प्लेयर, तो आर बदल गया ना सब्जेक्ट को देख करके। दे आर प्लेयर्स, तो सब्जेक्ट को देख करके ये इज एम आर बदल रहा है। और अगला एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने कहा ही इज अ स्टूडेंट, वो एक विद्यार्थी है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। तो दिए गए वाक्यों में एम का आपने देखा है, इज को देखा, तथा आर फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि ये वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ सीमित हैं। इसमें मैं और थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने कहा आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं, तो आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और एम आपका क्या हो रहा है? इसको आप मेन वर्ब तो कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेन वर्ब ही है, लेकिन मेन वर्ब की फिर कैटेगरी की गई, तो मेन वर्ब में से आपका फाइनाइट वर्ब हो रहा है। और तो इसमें आई एम आ प्लेयर, एम जो है आपका मेन वर्ब कह सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब की जब कैटेगरी की गई तो इसको फाइनाइट वर्ब कहा गया। इसलिए यहाँ पे जो एम का वर्ड देंगे आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे आपका, क्योंकि वर्ब जब है ही नहीं तो हेल्पिंग कैसे कहलाएगा? जब हेल्पिंग, ये लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं आप इसको, कि लिंक यानी जोड़ने का काम कर रहा है। कि आई एम आ प्लेयर, तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, और एम यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता है, ना तो एक्सिलरी वर्ब हो सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब तो वर्ब की सहायता करने के लिए बने थे ना, लेकिन यहां पे वर्ब है ही नहीं, क्योंकि यहां पर एम जो है खुद एक मेन वर्ब है। एम क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन जब इसको मेन वर्ब में भी जब कैटेगरी किया गया तो इसको फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में रखा गया। और हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लिव्स इन लखनऊ, वो लखनऊ में रहता है। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। दे लिव इन गुजरात, वे गुजरात में रहते हैं। ही लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता था। इस उदाहरण में लिव एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करता है, इसीलिए सब्जेक्ट ही के साथ इसमें एस जोड़ा गया है। तो इसमें आपने देखा कि जो ही लिव्स इन लखनऊ, वो लखनऊ में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए लिव्स लिव्स आपका हो गया कि वो लखनऊ में रहता है। तो यहाँ पे LIV लिव आपका ये मेन वर्ब है आपका। इसी तरह आपने कहा कि आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसमें SES नहीं लगाया गया।
दे लिव इन गुजरात, वे गुजरात में रहते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए लिव में एस या ईएस नहीं लगाया गया। लिव यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, यानी मेन वर्ब तो है। अब मेन वर्ब की जब कैटेगरी की गई, दो कैटेगरी की गई थी, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये एग्जांपल जो आपके थे ये फाइनाइट वर्ब्स के थे। अच्छा, अब दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि मेन वर्ब की कैटेगरी से हम लोग किए थे, दो किए थे, एक फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा किया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का अर्थ सीमित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सीमित नहीं होता, यानी वो वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ सीमित नहीं रहता है, उसी को तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंसेस में वांट या वांट्स और वांट फाइनाइट वर्ब हैं, जबकि टू लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए हैं क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं है करता है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट आई, ही और दे के साथ इसका सेम फॉर्म ही रहता है। यानी आपको समझना है यहाँ पर कि टू लर्न, ये टू लगने के बाद में लर्न हुआ, ये टू जब भी लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म जो जिसे आप पढ़े हैं वही आने वाला है, इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट कुछ भी बदलता जाए उससे इसको फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, नॉन फाइनाइट जो आपका होने वाला है। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं इनकी भी कैटेगरी होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं, आप समझिएगा कि इन्फिनिटिव आपका हो जाएगा, या फिर पार्टिसिपल हो जाएगा, या फिर जीरंड हो जाएगा। तो नॉन फिनिटिव जो वर्ब्स हमारे हुए उसको कितने में बांटा गया, या तो वो इन्फिनिटिव में रहेगा, या पार्टिसिपल में रहेगा, या जीरंड में रहेगा। चलिए हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव हो जाएगा, जैसे आई वांट टू लर्न, इन्फिनिटिव क्या हो रहा है, आई वांट। तो आई वांट, आपने कहा वांट तो आपका इन्फिनिटिव है नहीं, आपका तो फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर जो आप टू लर्न देख रहे हैं ये आपका इन्फिनिटिव है, यानी जब टू लग जाएगा उसके जहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो उसको आप इन्फिनिटिव कहने वाले हैं। ये हमें उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा कि आई वांट टू लर्न। तो अब जो टू लर्न देख रहे हैं यही आपका इन्फिनिटिव है, सीखना। आई वांट टू लर्न, तो ये जो टू के बाद में लर्न है आपका लर्न ही रहने वाला, ये बदलने वाला नहीं है। चाहे आई वांट टू लर्न कहे, ही वांट्स टू लर्न, शी वांट्स टू लर्न, दे वांट टू लर्न, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वांट वाला जो आपका ये मेन वर्ब था वो तो बदल रहा है, लेकिन टू लगने के बाद में वो फर्स्ट फॉर्म जो आपका दिख रहा है वही हालत पे रहने वाला है, इसीलिए इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। एक्चुअली ये इन्फिनिटिव हो जाता है। और पार्टिसिपल में क्या, जैसे कि पार्टिसिपल के एग्जांपल हो जाएगा विंडो इज ब्रोकन, यानी कि खिड़की टूटी हुई है। तो यहाँ पर जो खिड़की है वो टूटी हुई है, ब्रोकन है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे आपका ये नाउन काम कर रहा है, ये नाउन बता रहा है, ये नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं, ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि जो आपका पार्टिसिपल है ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आपका आता है। जैसे आपने कहा देयर इज अ ब्रोकन चेयर, कि टूटी हुई कुर्सी है, तो ब्रोकन चेयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोकन चेयर आपका नाउन नहीं है, चेयर आपका ये नाउन है, ब्रोकन आपका एडजेक्टिव है, आपका पास्ट पार्टिसिपल जो जिसे आप थर्ड फॉर्म समझते हैं, ये आपका जो पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, और ये हमेशा आपका नाउन ही नहीं होता, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो यहाँ पे फिनिश्ड क्या है, इसी पर आपको ध्यान देना है। फिनिश्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है और यही आपका पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की मेन थर्ड फॉर्म है। और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है,
तो फिनिश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रोल निभा रहा है, जो कि यहाँ पर आपका ये मेन वर्ब है आपका। यहाँ पर पार्टिसिपल के बारे में आपने क्या देखा कि ये नाउन भी हो जाता है और ये आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है, और जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह समझते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इस तरह ये रोल प्ले करता है। चलिए हम आगे अब जीरन को समझते हैं। जीरन जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग यानी कि वॉक करना, टहलना सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर वॉकिंग की वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। नहीं जी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है ये। वॉकिंग यहाँ पे नाउन है, एक नाम है आपका। ऐसा नहीं कि सर मैंने वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग मैंने देखा वहाँ पर था। वहाँ पे जो ING फॉर्म था उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं। दिखने में तो एक ही तरह का है। हम वॉकिंग कह रहे हैं ना, एक नाम दे रहे हैं कि टहलना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये जीरंड आपका हो रहा है। और जीरंड क्या रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका। तो जीरंड यहाँ पे आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्चुअली ये वर्ब है ही नहीं। हाँ, उस कैटेगरी में नाम है, क्या लिखा? नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जीरंड यहाँ पर आपका जो है वो नाउन हो रहा है। अब ये मत समझिएगा कि ये वर्ब है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज कृपया करके मत होइएगा। वॉकिंग आपका नाउन है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे आपने कहा आई लाइक स्विमिंग, तो आई लाइक मुझे अच्छा लगता है। लाइक तो आपका फाइनाइट वर्ब है, लेकिन स्विमिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी ये वर्ब है ही नहीं, एक नाम बता रहे हैं मुझे अच्छा लगता क्या, आई लाइक स्विमिंग, तैरना। तो ये तैरना मैं नाम बता रहा हूँ आपको। अब मैं समझिए सर कि ये वर्ब है, काम है, काम मैंने बिल्कुल नहीं है सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं कि आई सो अ बर्निंग हट, तो मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी। तो बर्निंग हट यहाँ पे क्या हो रहा है? हट एक्चुअली यहाँ पर आपका क्या है? नाउन है, और बर्निंग जो आपका है वो एडजेक्टिव है। और जो यहाँ पे आपका बर्निंग है वहाँ पे यहाँ पे जीरन नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अब कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका कि आई सो, मैंने देखा। अब बर्निंग हट, हट मतलब झोपड़ी, और उसकी जो हालत बताए वही तो एडजेक्टिव होता है। तो अब बर्निंग हट आपका हो रहा है, क्योंकि जीरंड तो आपका नाउन होता है, नाम होता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो जिसे आप फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगा लेते हैं, जिसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। हालांकि उसको सही ग्रामर में कहना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना है, तो बर्निंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मुझे आशा हो रहा है कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो रहा होगा। चलिए मैं और आपको एग्जांपल से कन्फ्यूजन दूर करूँ। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल, ही इज़ प्लेइंग, तो वो खेल रहा है। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है ना आपका, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये मेन वर्ब भी है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी जिसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया जाए उसी को तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये आपका मेन वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? जैसे ही हैज प्लेड, तो जिसे आप थर्ड फॉर्म में समझते हैं, तो वही आपका प्लेड जो है यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब है और ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका। हैज आपका तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल, यानी उसने अपना खाना खाया या उसने अपना खाना लिया और वो स्कूल चला गया, यानी कि ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल। अब इसको कहते किस तरह है इस ग्रामर में? हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल, तो यानी वो खाना खा करके वो स्कूल चला गया, इसको कंबाइंड कर दिए, तो इसको इस तरह से कहा जाता है हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, फाइनाइट वर्ब्स के दो पार्ट होते हैं, यानी फाइनाइट वर्ब्स जो होता है, फाइनाइट वर्ब्स को दो वर्गों में बांटा गया है। एक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अच्छा, अब हम आपको बताएं इसको सीख क्यों रहे हैं,
कि ट्रांजिटिव वर्ब भैया क्यों सीखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब सीखेंगे, इसकी सीखने की ज़रूरत ग्रामर पे की है। और सर इतना लंबा क्यों ग्रामर सिखा रहे हैं सर? अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा भी सीखा होगा कि अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता नहीं है तो आप इसको बोल ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को सीखेंगे, क्योंकि इसको बगैर समझे हम पैसिव वॉइस ग्रामर बना ही नहीं सकते हैं। तो इसको सीखना हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को इस पर बने रहिएगा और इसकी मत करिएगा कि वीडियो लंबी आपको लग रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक एक क्रिया है जो एक विशेष क्रिया को दर्शाता है, जो किसी वस्तु से करता या संपूर्ण विषय से होकर गुजरता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे राजू प्लेड, अगर मैं इतने कह के साइलेंट हो जाऊं कि राजू प्लेड, राजू खेला था, दिमाग में रहेगा क्या खेला था। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ना ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उसको बना ही नहीं सकते। हमें बोलो राजू प्लेड, राजू खेला था, क्या खेला था, आपके दिमाग में रहेगा सर कि राजू क्या खेला था, तो वही तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसमें ऑब्जेक्ट का डिमांड करे, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसी को तो हम कहेंगे सर कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी प्ले का जो वर्ड है आप देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो राजू प्लेड क्रिकेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्ले का जो वर्ड है यही आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिमांड करे। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। अगर मैं सिर्फ कहूँ ही रोट, वो लिखा था, आप वेट करेंगे उसने क्या लिखा था। पत्र लिखा था, एप्लीकेशन लिखा था, हिंदी लिखा था, इंग्लिश लिखा था, मराठी लिखा था, क्या लिखा था। अब आप उसके लिए आपको वेट करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। राजू लाइक्स, राजू को अच्छा लगता है, राजू को क्या अच्छा लगता है, अभी बात अधूरी है। राजू लाइक्स स्वीट्स, तो मिठाइयाँ उसको अच्छा लगता है। तो तीनों वाक्यों में तीन अलग अलग वर्ब हैं, प्लेड, रोट और लाइक्स का प्रयोग किया गया है। इन वर्ब्स के द्वारा एक्शन का फल केवल सब्जेक्ट पर ही नहीं पड़ा बल्कि ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है। यानी वर्ब्स द्वारा डिनोट्स एक्शन को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करते हैं। हम इसको और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब बताइए, आप वेट कर रहे हैं ना कि सर क्या खेल रहा है, तो जो हमारा वर्ब है यही हमारा प्लेइंग जो वर्ब है हमारा, ये तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसी अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि ये मेन वर्ब है। हाँ ठीक है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है आपका, और मेन वर्ब से भी फाइनाइट वर्ब में हम लोग आ गया था। और उसके बाद में आपने क्या देखा था, अब यहाँ पर ये आपका वर्ब जो है कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी अगर ऑब्जेक्ट को डिमांड करे तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर बगैर ऑब्जेक्ट का माना पूरा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, यानी कुछ खेल रहा है, गेम खेल रहा है, वो वॉलीबॉल खेल रहा है, पबजी खेल रहा है। जब मैं कहूँगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तब जा कर के बात पूरी समझ में आएगी। हमने कहा पास्ट में ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था, तो वो खेल रहा था, ऑब्जेक्ट इसमें है। बगैर ऑब्जेक्ट की बात पूरी नहीं होगी तो मतलब ये आपका जो प्ले का वर्ड आपका है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। शी इज कुकिंग, वो पका रही है, वो क्या पका रही है, यानी आप वेट कर रहे हैं। तो हमने कहा शी इज कुकिंग द फूड, तो जब द फूड हमने कहा तब बात जाके पूरी हुई। तो जो कुक का वर्ड है, कुक में ऑब्जेक्ट का मिलना जरूरी है। ही विल गिव मी अ गिफ्ट, वो मुझे गिफ्ट देगा। अगर मैं सिर्फ कहूँ ही विल गिव, वो देगा, तो क्या देगा, यानी बात अभी अधूरी है, आप वेट कर रहे हैं। तो यानी गिव का वर्ड हमेशा आपका ट्रांजिटिव वर्ब ही कहलाएगा। और गिव में हमेशा दो ऑब्जेक्ट आते हैं। मी जैसे देख रहे हैं, एक गिफ्ट आपका हो रहा है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा, क्योंकि समझना इसके लिए इसलिए ज़रूरी था।
कि पैसिव वॉइस जब ही बनेगा जब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसको पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका पैसिव सब बना ही नहीं सकते हैं। हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव एक क्रिया है जो एक क्रिया को दर्शाती है जिसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसमें हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आसान शब्द में ये समझ लीजिएगा। और एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने कहा ही लाफ्स, वो हंसता है। अब आपको बात तो क्लियर हो गई भैया कि ही लाफ्स, वो हंसता है। आई लाफ, मैं हंसता हूँ। अब कुछ थोड़ी वेट कर रहे हैं, तो ये तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, बात पूरी हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाएंगे। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, बात पूरी हो गई। राजू वॉज रनिंग, राजू दौड़ रहा था, बात पूरी हो गई। दे आर वॉकिंग ऑन द रोड, वे रोड पर टहल रहे हैं। तो ये आपका वॉक आपका जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो दिए गए वाक्य में क्या देख रहे हैं कि वर्ब द्वारा डिनोट्स एक्शन का फल सब्जेक्ट से ही आरंभ होकर सब्जेक्ट्स पर ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि राजू वॉज रनिंग, राजू दौड़ रहा था। तो यहाँ पर राजू दौड़ रहा था, यहाँ पे तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर इसमें रन के साथ में अगर हम दुकान लगा दें तो इसका माना हो जाएगा वो दुकान चला रहा था। तो राजू वॉज रनिंग शॉप, राजू दुकान चला रहा था। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे दौड़ना नहीं चलाना के माना हो जाता। तो इस तरह कुछ वर्ब आपके होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। जब आपको हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम आपको दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम हर चीज़ पर ग्लैंस करते जा रहे हैं ताकि हमारे लिए ये इस लेसन क्लियर हो सके। अच्छा, आप समझते हैं कि एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? तो इनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को भी सहायक क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को भी सहायक क्रिया कहते हैं, इसलिए कि ये दोनों हमारा सहायता करते हैं, ये दोनों हमारी मदद करते हैं सेंटेंस को बताने में। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी टेंसेस। सहायक क्रियाएं वे हैं जो काल के निर्माण में मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राजू इज ईटिंग द फूड, तो यहाँ पे इज का वर्ड है आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो आपका ईटिंग हो गया। राजू इज ईटिंग द फूड, तो इज आपका ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आई एम, ये आई एम अवस्था बता रहा है, ये हालत बता रहा है कि प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, यही आपका हेल्प कर रहा है। दे आर वॉकिंग, वो वॉकिंग कर रहे हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आपका, आर है आपका। दे हैव रिटन अ लेटर, वे एक पत्र लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखने की जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता रहा है, ये हैव सहायता कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि दे हैव रिटन अ लेटर। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, तो जो विल का वर्ड है ये यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। ये आपका हेल्प कर रहा है कि वो क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस के बारे में बता रहा है। यू डोंट हेल्प द पुअर, तुम गरीब या गरीबों की सहायता नहीं करते हो, तो जो आपका डू है यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू बता रहा है कि तुम सहायता नहीं करते हो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अच्छा, जो एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। जो हम एक्सिलरी वर्ब कहते रहते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो प्राइमरी एक्सिलरी होते हैं, दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी। तो एक्सिलरी जो वर्ब्स हमारे हो गए उसे कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी में हम इसको बांटेंगे। एक हमारा हो जाएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो जाएगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब।
और जो एक्सिलरी वर्ब्स की संख्या जो होती है टोटल 24 होती है। यानी जो हमारे ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी टोटल जो है 24 हो जाएगा। 11 प्राइमरी एक्सिलरीज हैं और 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो एक्सिलरीज वर्ब कौन होते हैं? बी। जैसे बी हमारा फॉर्म हो गया, उसका जो प्रेजेंट में इज, एम, आर होता है और पास्ट में वाज, वर। डू हमारा एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी में से कौन सा? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हमारा। तो डू हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, उसको प्रेजेंट में डू, डज और पास्ट में डिड उसका आ जाएगा। हैव हमारा हो जाएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसका प्रेजेंट में हैव या हैज आपका हो जाएगा। पास्ट के बताने के लिए आपका हैड हो जाता है। हमारे मॉडल एक्सिलरीज होते हैं वो 13 हैं, वो इस तरह हो जाएंगे जैसे कैन। कैन हमारा और कुड हो जाएगा। मे का पास्ट माइट हो जाता है। आपका शैल हो जाएगा, शुड हो जाएगा। इसी तरह विल, वुड, मस्ट हो जाएगा, ought to हो जाएगा, नीड हो जाएगा, आपका यूज टू हो जाएगा, डेर हो जाएगा। इस तरह से 24 आपके एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो आपके प्राइमरी वर्ब हैं, जो टू बी, जो बी आपका होता है ना, इसी के फॉर्म है प्रेजेंट के इज, एम, आर। तो इज, एम, आर जो है ये बी में से निकले हुए हैं, यानी बी आपका मेन वर्ब है, मेन फॉर्म है। और इसी बी का पास्ट वाज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए हो जाता है। और वर्ब टू डू, यानी जो डू हमारा मेन वर्ब है प्रेजेंट को बताने के लिए डू या डज होता है, पास्ट बताने के लिए डिड होता है। इस तरह हमारा जो वर्ब हो जाएगा टू हैव, तो आपका प्रेजेंट में हैव या हैज और पास्ट में हैड आपका बताएगा। सो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके बारे में एक चीज़ आपको पॉइंट बता दूं कि जो भी आपके ये मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके बाद में वर्ब आपका आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने वाले हैं। जैसे कैन के ग्रामर में आप देख लीजिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, नीड, यूज टू एंड डेर, इनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करने वाले हैं। और जो आपका डू का वर्ड होता है, डू के किसी भी रूप के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसमें गो फर्स्ट फॉर्म हो रहा है क्योंकि डज आपका डू ही का रूप है। दे डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में आपका डू आ रहा है। और दे डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर डिड आपका ये डू का ही तो रूप है, पास्ट का, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो जब भी डू या उसकी कैटेगरी के आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है हमेशा। खास पॉइंट समझ लीजिएगा कि मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स किसी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं हो सकता, यानी कि जब भी मॉडल वर्ब्स आएंगे तो उसमें मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, वरना ये मॉडल वर्ब्स जो आपके मैंने 13 बताए वो यूज़ ही नहीं होंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे ही कैन गो, वो जा सकता है, तो कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया और गो आपका मेन वर्ब हो गया। ही कुड गो, वो जा सका था, तो कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, गो मेन वर्ब हो गया। ही मे गो, वो जा सकता है, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, गो आपका मेन वर्ब हो गया। ही माइट गो, वो शायद ही जाए, इसका पास्ट का माना भी होता है, बट जब चांस बहुत कम होता है, ही माइट गो, वो शायद ही जाए, तो माइट आपका होगा मॉडल वर्ब और गो आपका फर्स्ट फॉर्म हो रहा है जो कि मेन वर्ब है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है और मेन वर्ब हो रही है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद में मेन वर्ब का होना ज़रूरी है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होते, ये भी आपके लिए क्लियर हो रहा है। ही विल गो, वो जाएगा, तो वो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल आपका मॉडल वर्ब है और गो आपका मेन वर्ब है। ही वुड गो, वो जाएगा, एक्चुअली ये पास्ट में माना भी आता है, फ्यूचर में माना आता है, कंडीशनल ग्रामर, और जब हमको दूसरी ग्रामर बारीकी से पढ़ेंगे वहाँ पे आपके लिए क्लियर होगा। फिर हाँ ये समझ लीजिएगा, ही वुड गो, वो जाएगा। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, और दूसरे माने में भी आता है। तो इस तरह से आपके ये मॉडल वर्ब्स आपके प्रयोग होने वाले हैं, यानी मॉडल वर्ब जब भी आप प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में मेन वर्ब का होना ज़रूरी है फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो
तो इस तरह से ये चीज़ें भी हमारे लिए क्लियर हो रही थी। अब हम समझते हैं कि इर्रेगुलर क्या होता है, रेगुलर क्या होता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ बात नहीं है। इर्रेगुलर क्या होता है, जो हमारे फॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि गो आप देख रहे हैं, और वेंट सेकेंड आपका हो गया, दूसरे तरीके हो गया। गोन आपका और दूसरे तरीके से गोइंग आपका हो जाएगा। जिससे कम आपका हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, और आईएनजी फॉर्म कमिंग हो जाएगा। तो कम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपका सेम हो रहा है। कभी इर्रेगुलर सारे सेम भी हो जाएंगे, जैसे कट 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 कटिंग। इसी तरह आपका दूसरा कुछ हो जाएगा लिखना का, राइट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म WROTE रोट, थर्ड फॉर्म का रिटन हो जाएगा। तो इर्रेगुलर क्या होता है कि कभी उसमें होता है फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म सेम हो सकते हैं। यानी इर्रेगुलर भी ये समझ लीजिएगा जिसका कोई रूल नहीं होता है कि कभी भी फॉर्म्स आगे पीछे हो जाएंगे। रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। तो इस तरह आपके सारे इसके फॉर्म्स हो गए। रेगुलर बड़ा आसान है, इसका रूल भी हमारा होता है। जिससे पहले आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और सेकेंड और थर्ड में जो आपका होता है उसमें ईडी लग जाता है। अगर ई पहले से लगाया तब सिर्फ आप डी लगाएंगे, जैसे होप, HOP होप। सेकेंड थर्ड फॉर्म हॉप्ड, हॉप्ड आपका हो जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बनाएंगे, ING फॉर्म बनाएंगे तो आपका हो जाएगा हॉपिंग, HOPING आपका हो जाएगा। तो अगर आप पूछेंगे सर इर्रेगुलर का रूल क्या है, तो मैं आपको कहूँगा इर्रेगुलर का रूल ही नहीं होता। जिस तरह अंग्रेज़ों ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना रहेगा। हाँ, रेगुलर वर्ब जो आपके होते हैं अक्सर वही यूज़ होते हैं। 95% आपके रेगुलर वर्ब ही यूज़ होने वाले हैं। अच्छा, स्टेट वर्ब क्या होता है, जो अवस्था बताए उसे हम स्टेट या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई हैव आकार, यानी आई ओन आकार। तो इसमें जो आपका हैव है आपका ये स्टेट वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये अवस्था हालत बता रही है, इसी को हम स्टेट वर्ब कहते हैं। और आपका डायनेमिक वर्ब कहिए या फिर एक्शन वर्ब कहिएगा। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे खेलना आपका एक्शन है, ये काम है। तो उसे डायनेमिक वर्ब कह लीजिएगा या फिर एक्शन वर्ब कह लीजिएगा। और आई एम फीलिंग गुड, यहाँ पे फीलिंग एक्चुअली आपका एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं है आपका। यहाँ पे आपका ये कॉपलर वर्ब कहलाएगा। फीलिंग जो आपका है ये कॉपलर वर्ब है साथियों। जो हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग कंक्लूजन कर लेते हैं कि क्या है आपने सीखा है। वर्ब्स जो क्रियाएं होती हैं और उसके जो मेन वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब उसको कह सकते हैं, और लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। तो जो हमारा वर्ब होता है उसके मेन वर्ब के 3 नाम हो गए। एक तो मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। जैसे ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। प्लेइंग क्या होगा आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब का समझते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है क्या, भाई क्या खेल रहा है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को जानने का तरीका व्हाट या होम से क्वेश्चन करिए। अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो व्हाट, वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है, राजू खेल रहा है, वो खेल रहा है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। या व्हाट इज ही प्लेइंग, वो क्रिकेट खेल रहा है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल समझते हैं, यानी जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जरूरत ही ना हो। ही रन्स, वो दौड़ता है। अब भाई बात पूरी हो गई, अब मुझे उम्मीद ये भी क्लियर हो रहा होगा। ही स्माइल्ड, वो हंसा, बात पूरी हो गई, हमें ज़रूरत नहीं है। और फाइनाइट वर्ब्स, ही रन्स, तो फाइनाइट वर्ब्स आपका ही रन्स कहा, ये आपका फाइनाइट वर्ब है जो आपका मेन वर्ब की कैटेगरी में से किया गया था। ये दे रन, वे दौड़ते हैं, या ही रन, वो दौड़ा था। तो यहाँ पर आपने देखा ये सब में ही रन्स आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। दे रैन, अगर पास्ट में कहेंगे दे रैन तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दे रन कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। ही रैन, इसमें वो दौड़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये आपका हो जाएगा रैन, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा, जैसे कि आई वांट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 कैटेगरी हम लोगों ने किया था। एक तो इन्फिनेटिव किया था, तो टू रन जो आपका है, ये रन आपका, यही आपका ये इन्फिनेटिव वर्ब है।
और दूसरा हम लोगों ने किया था पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें नाउन भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। तो रनिंग यहाँ पर हमारा वर्ब नहीं है, हमारा यहाँ पे नाउन है, नाम है हमारा, ये हमें दिमाग में रखना है। विंडो इज ब्रोकन, और टूटी हुई है हमारी क्या, खिड़की, तो खिड़की हमारा नाम हो जाएगा। ही हैज़ फिनिश्ड होमवर्क, वो होमवर्क कर चुका है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। जीरन क्या हमारा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि वॉकिंग करना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो वो जो जीरन हमारा क्या होता है, एक्चुअली नाम होता है, वर्ब होता ही नहीं है, वो हमारा वर्ब होता नहीं, हमारा जीरन जो होता है नाउन होता है, नाम होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या था, हमारा सहायक क्रिया, या जो आप एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इस हमारी सहायता कर रहा है, इसलिए हम इसको बोले हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इसकी कैटेगरी क्या किए थे, पहली कैटेगरी किए थे प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरा किए थे मॉडल एक्सिलरीज। ही कैन प्ले, तो कैन हमारा ये मॉडल एक्सिलरीज के बारे में हो गया। और इरेगुलर वर्ब ही रैन, क्योंकि रन के हमारे फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। और रेगुलर वर्ब हमारा हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग हमारा हो जाएगा। स्टेट वर्ब में ही इज टीचर, तो इज हमारा ये हमारा स्टेट वर्ब यानी हमारा हालत अवस्था बता रहा है। शी इज हंग्री, वो भूखे, इज हमारा क्या है, ये हमारा स्टेट वर्ब है, यानी हमारा ये मेन वर्ब है, लेकिन हमारा ये हालत बता रही है, तो हमारा इज यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ पर आई हैव अ पेन, ये हमारा हैव जो हमारा है मेन वर्ब है, यानी स्टेटिव वर्ब है हमारा। और डायनेमिक वर्ब का एग्जांपल हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जिसमें काम हो रहा है, चाहे इसको आप एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आपका एक्शन हो रहा है। और कॉपुलर वर्ब का हो जाएगा आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हैं बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि शहर का, गांव का हर बच्चा इस वीडियो को देख सके, समझ सके। बिकॉज नॉलेज होती है बांटने के लिए होती है दोस्तों, जितना बांटेंगे उतना ये फैलेगा। और अगर आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे खुशी मिलेगी, और मुझे अगले वीडियोस बनाने में मुझे और अच्छा लगेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को मैं आगे इस तरह सिखाता रहूं। और हमारा दूसरा चैनल है ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश, हमारा चैनल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज अगेन, गुड बाय।